जय हिंद भाई और बहनों। तो कैसे आप सभी लोग? अभिनंदन, अच्छे होंगे। देखो, आज क्लास जब मैं अपनी पढ़ा रहा था तो वहाँ एक बच्चे के द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर आज लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं और उसमें उसने कहा कि सर बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से कम सीटें मिली हैं कांग्रेस और सपा के गठबंधन की अपेक्षा। क्या सर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे? तो देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रधानमंत्री चुनाव क्या है और मुख्यमंत्री चुनाव क्या है। पहली बात, ये चुनाव मुख्यमंत्री चुनाव नहीं है, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जब तक उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल है तब तक वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से बनते हैं और प्रधानमंत्री किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि लोकसभा चुनाव क्या है, विधानसभा चुनाव क्या है। अब के चुनाव लोकसभा के हुए या विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक तरफ लिख लेते हैं प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र स्तर का व्यक्ति है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा देश को चलाया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा किसको? राज्य को चलाया जाता है। भाई मुख्यमंत्री किसको नियंत्रित करते हैं? देश को। जैसे आप देखेंगे कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो किस राज्य को नियंत्रित कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को नियंत्रित कर रहे हैं। तो एक प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पद होता है? मुख्यमंत्री होता है। और देश को नियंत्रित करने के लिए कौन सा पद होता है? भाई प्रधानमंत्री पद होता है। तो अभी हाल ही में 4 जून को कौन से चुनाव हुए? लोकसभा चुनाव। देखो, हमारे देश में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक सीट से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री निर्धारित कर दिया जाएगा। हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक प्रधानमंत्री चुना जाता है और जो बाद में देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जो बाद में देश के लिए निर्णय लेता है। तो भाई भारत में प्रधानमंत्री चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव होते हैं। तो अभी जो हुए हैं चुनाव, वो कौन से हुए? लोकसभा के चुनाव हुए हैं। यानी हर जिले से एक सांसद जीत कर सदन में जाता है। तो प्रेजेंट में लोकसभा की सीटें कितनी है? भाई चुनाव कितनी सीटों पर होगा? जितनी लोकसभा में सीटें होंगी। और सीटें किस आधार पर निर्धारित होती हैं? तो भाई जनसंख्या के आधार पर सीटों को निर्धारित किया जाता है। तो लोकसभा की वर्तमान में सीट कितनी है? तो भाई वर्तमान में सीट है लोकसभा की 543। तो जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं वो कितनी सीटों पर हुए? 543 सीटों पर हुए। अब ये जो 543 सदस्य हैं वो कहां से आएंगे? भारत से ही, यानी कुछ राज्यों से, कुछ केंद्रशासित प्रदेश से। तो यानी जितने सदस्य होंगे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से निर्वाचित होकर कहां पहुंचेंगे? लोकसभा में पहुंचेंगे। अब जितने भी सदस्य लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ेंगे उनकी एक आयु क्राइटेरिया होता है कि कितनी आयु का व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो कितनी आयु का व्यक्ति? 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष जिस व्यक्ति की आयु होती है या इससे ज्यादा होती है वही व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। उसके द्वारा लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। 25 वर्ष से कम अगर उसकी आयु हो तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता। 25 से अधिक चाहे कितने भी क्यों ना हो, 45 हो, 25 हो, जब तक है जान तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन 25 तो होनी ही चाहिए, इसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, क्योंकि भारत का नागरिक ही देश के अंदर चुनाव लड़ेगा। पाकिस्तान का बंदा तो आगे भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो भारत का चुनाव भारतीय ही लड़ेगा, क्योंकि जो भारतीय होगा वही भारतीय मुद्दों की बात करेगा सदन के अंदर। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि इन सीटों पर चुनाव होते हैं। भाई राज्यों से भी लोग वोटिंग करते हैं, कैंसर राज्यों से भी वोटिंग होती है। हर कोई व्यक्ति अपने जिले से अपने सांसद को जिताकर कहां भेजता है? सदन में भेजता है, लोकसभा में। तो 543 के 543 सदस्य निर्वाचित होकर कहां आते हैं? सदन में आते हैं। और जब ये सदन में पहुंचते तो यहाँ पे सदन में एक बहुमत होता है और जिस बहुमत से निर्धारित होता है कि किसके पास सरकार होगी, बहुमत। और लोकसभा का बहुमत कितना होता है? 50% प्लस 1। इस बहुमत को अगर कोई भी पार्टी लेके आती है तो उसी पार्टी को लोकसभा का कार्यकाल सुपुर्द किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो भारत में जो लोकसभा कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। अब लोकसभा 5 वर्ष तक चलेगी तो प्रधानमंत्री भी कितने वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे? 5 वर्ष तक। अब आपने देखा कि 2019 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 19 के बाद अब चुनाव का हुआ 24, यानी 5 साल बाद हुआ। लेकिन अगर वो इस बहुमत को इस 5 साल के कार्यकाल में खो देते, अगर उनके पास ये 50% प्लस बहुमत नहीं रहता तो 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाते। अगर ये बहुमत 5 वर्ष तक बरकरार है तभी आप 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रह सकते हैं। अगर आपके पास ये बहुमत नहीं है तो आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। तो 50 का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे 543 का 50% कितना होगा तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 2 दूनी
4, 2 सत्ते 14 और 2 एक करना 2। तो जितना जितना भाग ज्यादा उतना भाग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब पूरा भाग लेना है, पॉइंट लगा के डिवाइड करो, आधा सांसद और लेके आओ। तो जितना जितना डिवाइड होता है उतना ही कर लेते हैं, प्लस 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि जिस पार्टी के पास 272 सांसद होंगे, कितने 272 सांसद, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य हैं जो चुनाव लड़ते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या कह देते हैं, सांसद, यानी संसद का सदस्य। तो भारत में किसके चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव नहीं। क्योंकि एक सीट से क्या देश का प्रधानमंत्री निर्धारित किया जा सकता है? क्या एक सीट के लोग ही देश के नागरिक हैं, अन्य सीट के लोग देश के नागरिक नहीं है? तो भाई जो भी भारत में रह रहा है वो सब भारत के नागरिक हैं और सबने अपने सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा है। और उन सांसदों की मेजोरिटी से ही कौन सा पद आया, प्रधानमंत्री। उन सांसदों की मेजोरिटी ने किसको चुना है, प्रधानमंत्री को चुना है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री ये होगा। तो भाई सांसद होंगे एमपी, यानी 272 सांसद जिस भी पार्टी के पास होंगे वही पार्टी किस में आ जाएगी, बहुमत में आ जाएगी। और उसी पार्टी को 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल का जिम्मा दिया जाएगा। अब उसी के प्रधानमंत्री होंगे, उसी पार्टी के रक्षा मंत्री होंगे, उसी पार्टी के विदेश मंत्री होंगे, उसी पार्टी के गृह मंत्री होंगे, उसी पार्टी के वित्त मंत्री होंगे। जितने भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री पद हैं वो सब किस पार्टी के होंगे, उसी पार्टी के जो पार्टी बहुमत में होगी। और कार्यकाल कितना होगा, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कार्यकाल कितनी अवधि तक होगा, तो भाई कार्यकाल होगा 5 वर्ष की अवधि तक। कितना, 5 वर्ष। तो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष की अवधि तक। तो देश के प्रधानमंत्री कितने वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, 5 वर्ष तक रहते हैं। सांसद भी कितने वर्ष तक होगा, 5 वर्ष। अब ये सांसद अपना समर्थन करते हैं और जिस व्यक्ति को उन्होंने समर्थन किया उस व्यक्ति को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मनोनीत किया जाता है। तो जो प्रधानमंत्री है ना वो निर्वाचित नहीं है, वो मनोनीत होते हैं। यानी अगर वो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उसकी जगह दूसरे और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उसके लिए कोई चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी के पास बहुमत है वो अपना दूसरा प्रधानमंत्री चुन सकती है, तीसरा चुन सकती है, चौथा चुन सकती है। वो 5 वर्ष तक अपने कितने भी प्रधानमंत्री परिवर्तित कर सकते हैं यदि उनके पास अपना बहुमत है। कितना, 50% प्लस 1 बहुमत अगर उनके पास यथावत है तो 5 साल के कार्यकाल में वो कितनी बार भी अपने प्रधानमंत्रियों को परिवर्तित कर सकते हैं। पैसे जरूरी नहीं कि परिवर्तित होते हैं, कोई नहीं, एक ही है उनका, एक ही उम्मीदवार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा तरीका से देश को चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपने 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। तो भाई आप इतना समझे कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर सदन में जाते हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री मनोनीत होता है और उसकी शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। तो मनोनीत कौन होता है, प्रधानमंत्री। शपथ कौन कराता है, भारत का राष्ट्रपति। कब कराते हैं, जब उस पार्टी के पास कितना बहुमत होता है, 50% प्लस 1 बहुमत होता है और उस पार्टी के लोग उस उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं जिस उम्मीदवार का नाम नामित किया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए। और नामित करके किसके पास भेजा है, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ कराता है। तो बात समझ में आई कि भाई इन चुनावों से किसी भी मुख्यमंत्री के पद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा नहीं कि अगर यूपी में बीजेपी को लोकसभा सीट कम मिली है तो इस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो विधानसभा के सदस्य हैं, वो विधानमंडल के सदस्य हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं है, उनके पद पर इस बात का कोई फर्क नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री हैं और 2027 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री ही रहेंगे। और 27 में जीत जाएंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री रहेंगे, या कोई और जीत जाएगा तो वो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर उनके पास ये बहुमत नहीं होता है तो वो भी मुख्यमंत्री पद से हटा दी जाएंगे। अब विधानसभा का अलग कंसेप्ट है। अब एक तरफ तो लोकसभा है जिससे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है और एक तरफ होती विधानसभा, एक तरफ होती विधानसभा चुनाव। और भाई विधानसभा चुनाव में कौन होते हैं, एमएलए। भाई विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए, जिनको हम बोलते हैं विधायक, है ना, बड़ा ताव के साथ लिखते हैं ना, हम विधायक हैं, विधायक जी हैं। एमएलए देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किसकी फुल फॉर्म है, एमएलए की फुल फॉर्म है। यानी जो विधानसभा का सदस्य है उसे क्या बोलते हैं, विधायक कहा जाता है। अब विधानसभा की जो सीटें होती हैं वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होती हैं। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसकी विधानसभा की सीट उतनी ज्यादा होंगी, जहां जनसंख्या जितनी कम होगी उसकी सीटें उतनी ही कम होंगी। भाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है सभी राज्यों के अंदर, तो इसलिए सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ पे जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है, तो भाई विधानसभा की सीट कितनी, 403, यानी 402 प्लस 1, जो कि अखिल भारतीय है। ठीक है, तो 403 सीट है प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब 403 सीटों पर चुनाव का कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन यहां से एक जिले से सांसद निर्वाचित हो रहा है
और यहां कहां से होगा? तहसील से होगा, जो ब्लॉक कह देते हैं। तो भाई एक तहसील से एक सांसद निर्वाचित होकर कहां जाएगा? विधानसभा में जाएगा। यहां से जो है एक सांसद जिले से आ रहा है और वो कहां जाएगा? संसद में जाएगा। यानी वो हमारे जिले की मांग को देश की संसद के सामने रखेगा, विधायक हमारे तहसील की मांग को विधानसभा के सामने रखेगा। उस मांग पर यहां मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे और सांसद के द्वारा जो हमारी मांग रखी जाएगी हमारे जिले के लिए, वो कौन एक्शन लेंगे? प्रधानमंत्री लेंगे। तो भाई यहां पे तो जिले से जाएगा, यहां तहसील से जाएगा। ये कहां बैठेगा? विधानसभा में। हर राज्य की अपना विधानमंडल अलग होता है। जैसे यूपी का अपनी राजधानी लखनऊ में है, अब देखेंगे मध्य प्रदेश, जहां जहां जिन जिन राज्यों की अपनी राजधानी, वहीं पर उनके विधानमंडल होते हैं। तो हर एक राज्य का अपना अलग विधानमंडल होता है जो उस राज्य को नियंत्रित करता है। तो भाई उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय कौन ले रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में उनकी पार्टी के पास बहुमत है। तो जिनके पास मेजोरिटी होगी वही वहां पे निर्णय लेंगे उस राज्य के लिए। तो सीटें कितनी है? 403। अगर इन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से अधिक हो। 25 वर्ष हो, उससे अधिक हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तभी आप विधानसभा सीट का चुनाव लड़ सकते हैं, तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 25 वर्ष के बाद आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 25 वर्ष की आयु के बाद आप देश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो 25 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों बनने के आपके पास योग्यताएं होती हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, पागल दिवालिया नहीं है, आपके ऊपर किसी भी बैंक का कोई कर्ज नहीं है, तो आप देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आयु कितना होता है? 25 वर्ष। अब चुनाव जो है भाई, चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जितने सदस्य हैं ऐसे ये जीतकर कहां पहुंचेंगे? भाई ये सदस्य कहां पर जाएंगे? तो ये सारे सदस्य पहुंचेंगे विधानसभा में और वहां पे काउंटिंग होगी। और काउंटिंग का कंसेप्ट वही है जो पार्लियामेंट में है, कि उसी पार्टी को सत्ता दी जाएगी जिस पार्टी के पास 50% प्लस एक बहुमत होगा। वही कंसेप्ट कहां पर होता है? यहां पे होता है। 50% प्लस एक बहुमत होगा, वही इनकी ही लोकसभा में अपनी सरकार बनेगी। 50% प्लस एक बहुमत जिनके पास विधानसभा में होगा उनकी ही सरकार बनेगी। तो भाई बहुमत कितना? 50% प्लस एक। कार्यकाल कितना होता है भाई? विधानसभा का कार्यकाल और मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष का ही होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए बनता है? 5 वर्ष के लिए। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी हटाए जा सकते हैं यदि वो अपना बहुमत खो देते हैं। अगर वो अपने बहुमत को गवा देते हैं तो भाई वो फिर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुमत खोते ही प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे, या यहां मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया तुरंत घर भेज देंगे कि भाई साहब घर जाओ। बिल्कुल नहीं, उन्हें मोहलत दी जाती है। अगर प्रधानमंत्री अपने बहुमत को खो देता है तो भारत का राष्ट्रपति उस बहुमत को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री को 1 माह की मोहलत देता है। 1 महीने के अंदर अगर वो अपने बहुमत को फिर सिद्ध कर देते हैं तो फिर प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो भाई उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। सेम वही फंडा यहां पे होता है। कहां पे? विधानसभा में। अगर मुख्यमंत्री भी 50% प्लस एक बहुमत खो देते हैं तो उन्हें भी राज्यपाल के द्वारा 1 माह की मोहलत दी जाएगी। अगर उस 1 माह की समाप्ति में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा। तो अब आप यहां पे समझेंगे कि लोकसभा चुनाव का फंडा अलग, विधानसभा चुनाव का फंडा अलग है। ये जो चुनाव है वो लोकसभा चुनाव है और इन चुनावों का विधानसभा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव सिर्फ किस पे? लोकसभा। अब जिसके पास जितनी सीटें होंगी वो उतनी ही अच्छी स्थिति में आएगी। इस समय अगर हम देखें तो आप मान सकते हैं कि काफी अच्छे चुनाव हुए हैं। 2024 के चुनाव एक तरफा चुनाव नहीं है, जनता ने एक तरफा वोटिंग नहीं किया। और वैसे देश के लोकतंत्र के लिए एक तरफा वोटिंग होना भी नहीं चाहिए। देखो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पक्ष है विपक्ष है, अगर वहां पे एक ही पहलू है तो वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर दोनों चीजें होती हैं, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हैं, पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार कार्य कर रही है, अगर उस सरकार से कोई जवाबदेह करने वाला ही नहीं होगा तो सरकार तो अपनी मनमानी करेगी। तो ये हमारे भारतीय होने का कर्तव्य भी होता है कि अगर हम पक्ष को मजबूत बना रहे हैं तो हम विपक्ष को भी मजबूत बनाएं, उसको भी इतना बहुमत दें जिससे कि वो पक्ष से सवाल जवाब कर सके सदन में कि आप देश में क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष को, अगर विपक्ष पक्ष से कोई सवाल जवाब कर रहा है तो हमें वहां ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे लोकतंत्र का मतलब ही यही है। जहां आपको बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो किस बात का लोकतंत्र रह जाएगा? लोकतंत्र का मतलब है कि जहां हमें बोलने का अधिकार दिया गया हो, जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो अगर कोई पक्ष से सवाल जवाब कर रहा है तो उसमें कोई नाराजगी नहीं, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश के पहलू की ही है, देश के पक्ष की ही बात है। तो पक्ष से अगर विपक्ष सवाल जवाब करता है तो कोई नहीं। जो आज पक्ष में बैठे हैं वो कल विपक्ष में भी हो सकते हैं, जो आज विपक्ष में बैठे हैं वो कल पक्ष में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास सत्ता यथावत रहने वाली है, बिल्कुल नहीं। समय चक्र है, समय के अनुसार सत्ताएं परिवर्तित होती हैं,
समय समय पर सत्ताएं बदली हैं, प्रधानमंत्री बदले हैं, तो इसलिए कभी भी आपको ऐसी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए कि विपक्ष ने ये क्यों कहा, पक्ष ऐसा कर रहा है, ठीक कर रहा है। बिल्कुल नहीं। देखो, आप देश के नागरिक हैं, आपके कंधों पर इस देश का लोकतंत्र है, और आपका लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है कि तब आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, आप सतर्क रहेंगे, क्योंकि देश आपसे है। आप इस देश के लिए निर्णय ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आपने अगर सही उम्मीदवार चुना है तो देश सही हाथों में चला जाएगा, आपने गलत उम्मीदवार चुना है तो भाई देश गलत हाथों में चला जाएगा। तो यानी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ती है? इस देश के मतदान करने वाले व्यक्ति के ऊपर, यानी इस देश के नागरिक के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। तो भाई अभी जो चुनाव में बहुत अच्छे चुनाव हुए हैं, इस समय पर जो पार्टी पहले बहुमत में थी वो अभी बहुमत में ही है, यानी बीजेपी फिर बहुमत में है, लेकिन इस समय का बहुमत एकदम पूर्ण बहुमत वाला नहीं है। वो गठबंधन से अपनी सरकार बना रहे हैं, और इसमें विपक्ष भी एक अच्छी स्थिति में आया है, जो कि अच्छे संकेत हैं इस समय हमारे देश की राजनीति के लिए, जो कि होना भी चाहिए। पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इस देश में मजबूत होना चाहिए, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, चाहे वो केंद्र स्तर की बात हो। ठीक है, चलो इतनी बात मैंने आपको समझाई, आपकी समझ में उम्मीदन बहुत अच्छी तरीका से आई होगी। ये चीज आपके दिमाग से बाहर गई होगी कि लोकसभा और विधानसभा के बीच का कंसेप्ट क्या है, ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी उम्मीदन। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में।